शादी के 1 साल बाद ही वैशाली माँ बनने वाली थी और विवेक पिता। विवेक के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। वो अपने बेस्ट फ्रेंड रोहित और उसकी पत्नी सीमा के साथ अस्पताल के लेबर रूम के बाहर टेंशन में इधर उधर टहल रहा था। उसे किसी भी समय खुशखबरी मिल सकती थी। तभी ऑपरेशन थिएटर से लेडी डॉक्टर निकली और उसे पिता बनने की खुशखबरी दी। उसे बेटा हुआ था। अरे मुबारक हो मेरे भाई, तू बाप बन गया। विवेक भाई साहब, मिठाई आप मंगवा रहे हो या मैं ही ले आऊं? ले मेरा बेटा। वैशाली, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। अब मुझे भी कोई माँ कहकर पुकारेगा और हमें भी तो कोई अंकल आंटी कहने वाला आ गया। उसी रात जब वैशाली अपने बच्चे के साथ गहरी नींद में सोई हुई थी तभी कौन हो तुम? विवेक, विवेक। उसे इस तरह शोर करते देखकर वो साया जल्दी जल्दी बच्चे को लेकर वहां से भागने लगती है। वैशाली उसके पीछे जाती है। तभी वो साया उसे जोर का धक्का मारती है जिससे उसका सिर अस्पताल की दीवार के कोने से लगता है। उसके सिर से खून निकलने लगता है और वो वहीं दम तोड़ देती है। मरने के साथ ही वो एक चुड़ैल बन जाती है और उस नकाबपोश साये के पीछे पीछे भागती है। रुको, रुको, तुम कौन हो? तुम मेरे बच्चे को कहाँ ले जा रही हो? चुड़ैल बनी वैशाली उस नकाबपोश के पीछे पीछे आवाज देती हुई जाती है, लेकिन उसके लाख चाहने पर भी उसकी आवाज उस नकाबपोश तक नहीं पहुंच पाती है। वो नकाबपोश अस्पताल से निकलकर एक टैक्सी में बैठती है। फिर कुछ दूरी पर वो टैक्सी को छोड़ देती है और एक रिक्शा में बैठ जाती है। कहाँ चलना है मालकिन? जहन्नुम में। अरे मेरी जाने मन, तू बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है। तू अपना मुंह बंद कर। किसी को शक हो जाएगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अभी कुछ दिनों तक हमें बच्चा अपने पास ही रखना है, फिर इस मुसीबत को सही ठिकाने पर पहुंचाकर हम ये शहर छोड़ देंगे। वैशाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग कौन हैं। ये उसका बच्चा किसको देने की बात कर रहे हैं। वैशाली उनको रोकना भी चाह रही थी, लेकिन वो असमर्थ थी। दूसरी ओर विवेक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब क्या हो गया। वैशाली वैशाली, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? हमारा मुन्ना भी देखो ना कहाँ गायब हो गया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगा? बोलो, मैं भी मर जाऊंगा। देखना, मैं भी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो विवेक? भाई साहब, सुख दुख तो जीवन का पार्ट है ना। माना कि आपका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन ये जीने मरने की बात करना सही तो नहीं है। क्या करूं भाभी, अब जीने का मन भी नहीं करता। वैशाली चली गई, फिर मुन्ना भी गायब हो गया। पुलिस वाले भी कोई काम के नहीं है, कुछ भी पता नहीं लगा पा रहे वो। भाई साहब, हिम्मत मत हारिए, सब ठीक होगा। दूसरी ओर वो नकाबपोश औरत मुन्ने को अपने घर ले गई। उसका नाम सरला था। उसका पति रमेश कहने को तो रिक्शा चलाता था, लेकिन ये दोनों बच्चा चोर थे। उसी रात वो मुन्ने को दूसरे कमरे में सुलाकर खुद सो रहे थे। तभी मुन्ने की नींद खुली और वो रोने लगा। फिर से चालू हो गया इसका भे 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 भे। भूख लगी होगी इसे, दूध पिला देना। अरे इतनी रात को कहाँ से लाऊं दूध? रोने दो इसे, थक जाएगा तो खुद सो जाएगा। उनकी ये बातें वहीं खड़ी वैशाली सुन रही थी। उसने मुन्ने को गोद में उठाने की कोशिश की, लेकिन वो चाहकर भी उसे उठा नहीं पाई। वो बेचारी फिर उसके सिरहाने बैठ गई और उसके गालों को छूने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो छू नहीं पाई। थोड़ी देर में रोते रोते मुन्ना सो गया। देखा, सो गया ना। अगले दिन सरला किसी मेम साहब से फोन पर बात कर रही थी। देखिए मेम साहब, आपने कहा बच्चा चुराने, हमने चुरा लिया। आपने कहा इसे थोड़े दिन रखने, हमने रख लिया। अब फिर आप कह रही हैं कि थोड़े दिन और बच्चे को रखूं। यहाँ आसपास वाले हम पर शक करने लगे हैं। देखो, अभी ये मामला ठंडा नहीं पड़ा है, पुलिस वाले अब भी तहकीकात कर रहे हैं। वो सबसे मेरे को क्या लेना देना मेम साहब, मैंने अपना काम कर दिया। अब मेरी पेमेंट करो और बच्चे को ले जाओ। तुम लोग थोड़े दिन और संभाल लो, पैसों की बिल्कुल फिक्र मत करो। जितना बोला है उससे अधिक ही दूंगी, कम नहीं। दिन पर दिन निकल रहे थे। सरला को बच्चा संभालना मुश्किल हो रहा था। बच्चे के रोने की आवाज से लोग उस पर शक करने लगे थे, इसलिए वो बच्चे को सीरिंज में भरकर कोई दवा देने लगी, जिससे वो सारा दिन सोया रहता था।
इस बार ये बच्चा चुराकर हमने बिना मतलब की मुसीबत अपने सिर पर ले ली है। अरे कुछ दिन संभाल ले, इसी मुसीबत के 50 लाख मिलने वाले हैं। सारी जिंदगी फिर ऐश ही करनी है हमें। वैशाली सब कुछ अपनी आंखों से देखती। वो उन दुष्टों को सबक सिखाना चाहती, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उसके सामने उसके बच्चे को वो लोग नींद का इंजेक्शन देते, उसे अकेला छोड़कर बाहर पूरा पूरा दिन रहते। मुन्ना का रोना बंद नहीं हुआ क्योंकि वो वैशाली की आवाज सुन ही नहीं सकता था। वैशाली को रोना आ रहा था, तभी उसकी नजर वहां रखी दुर्गा की मूर्ति पर गई। वो उनकी मूर्ति देखकर रोने लगी। हे दुर्गा माँ, आप भी तो एक माँ है ना। मेरी स्थिति देखकर आपको जरा भी दया नहीं आती। मेरे सामने मेरा बच्चा भूख से बिलख रहा है और मैं इसे अपना दूध भी नहीं पिला सकती। कैसी माँ है आप, कैसी माँ है। अचानक कमरे में रोशनी सी चमकी। वैशाली को लगा कि सामने दुर्गा माँ खड़ी है और उससे कह रही है कि मुन्ना को दूध पिला और इसे लेकर यहाँ से निकल जा। इसके बाद सच में चमत्कार हो गया। वैशाली ने मुन्ने को अपनी गोद में लिया और उसे दूध पिलाने लगी। तभी वहां सरला और उसका पति आ गया। उन्होंने एक चुड़ैल को मुन्ने को दूध पिलाते देखा तो वो डर के मारे कांपने लगे। चुड़ैल? ये तो वही औरत है जिसका बच्चा मैंने चुराया था। अरे 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 अरे, हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई। तुम लोग दया के लायक नहीं हो। तुमने मुझे मारा, मेरे बच्चे को चुरा लिया, उसे इतनी तकलीफ दी। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, मार दूंगी, लेकिन पहले मुझे बताओ कि तुम लोग मेरा बच्चा चुराकर किस मेम साहब को देने वाले थे। सरला ने मेम साहब को कभी देखा नहीं था, उसने सिर्फ उससे फोन पर बात की थी। वैशाली ने उससे उसका नंबर लिया और उन दोनों को मार दिया। आज पुलिस वालों ने मुन्ने का केस भी बंद कर दिया रोहित। अरे ऐसे कैसे बंद कर दिया? हम अदालत जाएंगे। हाँ भैया, इस तरह केस बंद कर पुलिस अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि विवेक के घर की खिड़की का दरवाजा अचानक से खुल जाता है। साए साए कर तेज हवा अंदर आने लगती है। तेज हवा के कारण घर की चीजें हिलने लगती हैं। तभी वैशाली चुड़ैल के रूप में मुन्ने को लेकर उसके पास आती है। विवेक, विवेक। वैशाली, तुम? ये तो हमारा मुन्ना है। ये तुम्हें कहां से मिला? ये तो गायब हो गया था। ये तो तुम्हें वही लोग बताएंगे जिन्होंने इसे गायब किया था। किसने गायब किया था हमारे मुन्ने को? वो तो मैं बताऊंगी, लेकिन उसके पहले एक चीज तुम्हें दिखाती हूँ। फिर वैशाली उसी नंबर पर सरला के मोबाइल से कॉल करती है। अचानक सीमा का फोन बजने लगता है। सीमा के फोन स्क्रीन पर लिखा आता है सरला कॉलिंग। सीमा फोन काटती है। वैशाली फिर नंबर मिलाती है। सीमा का फोन फिर बजने लगता है। सीमा, तुम सारी बातें इन्हें बताओगी या मैं ही बताऊं? विवेक, हमारे मुन्ने को सीमा और रोहित के कहने पर ही चुराया गया था। इन्होंने ही गायब किया था हमारे मुन्ने को। तभी सीमा रोने लगती है। मुझे माफ कर दो वैशाली, शादी के 15 साल हो गए, हम दोनों का कोई बच्चा नहीं हुआ। सबके मुंह से बांझ बांझ सुनकर मैं तंग आ गई थी। तभी हमें तुम्हारी प्रेगनेंसी का पता लगा तो हमने तय कर लिया कि तुम्हारे बच्चे को गायब करवा देंगे। इसके लिए हमने सरला का सहारा लिया। हम चाहते थे कि कुछ दिन बाद मैं तुम्हारे बच्चे को लेकर विदेश चली जाती, फिर वहां से लौटने के बाद हम लोगों के सामने ये बताते कि यह हमारा बच्चा है। मुझे माफ कर दो। उनकी बातें सुनकर वैशाली ने कहा, माफ करना सीमा, लेकिन माँ बनना तुम कभी डिजर्व ही नहीं करती। भला एक माँ कैसे किसी के बच्चे को चुराकर अपनी गोद भरने की सोच सकती है? तुम्हें पता है मेरा मुन्ना कितनी तकलीफ में था उनके बीच। नहीं, तुम्हें इससे क्या लेना। लोगों ने तुम्हें बांझ कहा, इसका दुख लग गया, लेकिन एक माँ की गोद सुनी कर दी, एक माँ को मार दिया, इस पर तुम्हें कभी रोना नहीं आया। जिसमें ममता नहीं वो माँ बनने का नाटक तो कर सकती है, लेकिन असली माँ कभी नहीं बन सकती। सीमा और रोहित को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। विवेक मुन्ना को अकेले ही पालता है। हालांकि कभी कभी वैशाली की आत्मा रात को अपने मुन्ने से मिलने आती है और जब वो नहीं सोता तो उसे लोरी गाकर सुनाती है। आजा रे निंदिया, निंदिया रानी आजा। बहुत साल पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में दो शादियों के बाराती और वर वधू विदाई के बाद नाव से नदी पार कर रहे थे। दोनों दूल्हे रमेश और सुधीर थे। उन्हें नदी पार करके ही
दूर अपने गांव की तरफ जाना था। एक नाव में दोनों वर वधू और दूसरी नाव में बाराती सवार थे। दोनों बहुएं एक साथ बैठकर घूंघट में शर्माते हुए एक दूसरे से बात कर रही थी। दोनों दूल्हे चाहकर भी अपनी दुल्हन का चेहरा नहीं देख पा रहे थे। उन दिनों पर्दा प्रथा अपनी चरम सीमा पर थी। उन्होंने अपनी दुल्हन का चेहरा नहीं देखा था। बहन, तुम्हारा नाम क्या है? देविका। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राधा है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। सभी लोग अनजान हैं। ससुराल में सब कैसे होंगे? यही सवाल मन में बार बार उठ रहा है। मुझे भी ऐसा ही अनुभव हो रहा है, लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाए तो अच्छा है। चिंता मत करो। उन दोनों के बीच बातें चल रही थी। अचानक तेज तूफान के साथ बरसात शुरू हो गई। नाव डगमगाने लगी। नाव की लकड़ी को मजबूती से पकड़कर बैठे रहिए। तूफान रुक जाएगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, आप लोग बस मजबूती से नाव को पकड़े रहो। तूफान तेज होने लगा और नाव जोर जोर से हिचकोले खाने लगी। दोनों दुल्हनों का डर से बुरा हाल था। हे भगवान, हमारा क्या होगा? बहन, हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। प्रकृति के कहर के सामने इंसान बेबस हो जाता है। तेज तूफान ने नाव को देखते ही देखते पानी में डुबा दिया। दोनों दूल्हा दुल्हन तेज बहाव में पानी में बहने लगे थे। बाराती भी डूबकर पता नहीं कहां कहां चले गए थे। एक दूल्हा और दो दुल्हनें किनारे पर पहुंच गई थी, जिसमें एक दुल्हन कुछ होश में थी और दूसरी बेहोश थी। दूसरे दूल्हे का भी कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। ऐसा लगा जैसे पानी की धारा ने उसे कहीं दूर बहा दिया है। दूल्हे रमेश ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसका ध्यान बेहोश दुल्हन पर गया और उसने उसे दोनों हाथों से उठा लिया और दूसरी दुल्हन को चलने का इशारा किया। हमारा घर तो यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए हम पहले पास के गांव चलते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से अपने गांव सूचना भेज देंगे। दूसरी दुल्हन भी कुछ नहीं बोल रही थी। वो चुपचाप दूल्हे के साथ चल रही थी। कुछ ही देर में गांव के कुछ लोगों की सहायता से वो एक घर पर पहुंच गए। दूसरी दुल्हन को कुछ होश आ गया था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। पहली दुल्हन भी गुमसुम बैठी थी। तुम्हारा नाम क्या है? दुल्हन ने कोई जवाब नहीं दिया और मुंह लटकाकर बैठी रही। शर्माओ नहीं, अपना नाम बताओ, वरना हम तुम्हें कैसे पहचानेंगे? मुझे कुछ याद नहीं कि हम कहाँ हैं। अरे, ये क्या कह रही हो? अपना नाम बताओ। उसी समय गांव का एक बुजुर्ग आदमी कहता है, अरे बेटा, ऐसा लगता है कि ये बच्ची अपनी याददाश्त खो चुकी है। इसके सिर पर भी गहरी चोट लगी है। इसके खून भी बह रहा है। पहले तुम जल्दी से इसकी दवा लगा दो। दूसरी दुल्हन तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि सदमे से उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा था। गांव वालों की मदद से उस दूल्हे और दोनों दुल्हनों को उनके गांव पहुंचा दिया गया। दोनों दुल्हनों का इलाज शुरू हो गया। पहली दुल्हन अपनी याददाश्त खो चुकी थी और दूसरी दुल्हन कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। रमेश की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई थी। उसे ये भी नहीं पता था कि उन दोनों में से उसकी असली दुल्हन कौन है। दूसरी दुल्हन का दूल्हा कहाँ है, ये सवाल भी उसके मन में बार बार उठ रहा था। वो तुरंत उठा और नदी के किनारे पहुंच गया। उसने दूर दूर तक दूसरे दूल्हे की तलाश की, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। वो लोगों से पूछता रहा, लेकिन हर तरफ से निराशा ही हाथ आई। उसने अपने ससुराल में इस घटना का संदेश भेज दिया, लेकिन वे लोग घर बंद करके मुंबई जा चुके थे। वो रोज सुधीर की तलाश में निकलता और शाम तक निराश होकर लौट आता। नदी की तेज धारा सुधीर को न जाने कहां बहा कर ले गई। इन दोनों दुल्हनों के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आ रहा था। रमेश की निराशा बढ़ती चली गई। एक दिन उसे एक गांव वाले ने आकर खबर दी। उसने कहा, रमेश भैया, मैंने सुना है कि रामपुर नामक एक गांव में एक आदमी नदी के किनारे दूल्हे की पोशाक में बेहोश मिला था। कई दिनों के बाद अब उसे होश आ गया है। आप जल्दी चलेंगे तो उससे मुलाकात हो पाएगी। इतना सुनते ही रमेश वहां से झटपट साइकिल पर सवार होकर रामपुर गांव जाने के लिए निकल पड़ा। वो गांव में पहुंच गया था। वहां उसने पूछताछ की। भैया, क्या यहाँ नदी के किनारे कोई दूल्हा बेहोश हालत में मिला था? हाँ भैया, मिले तो थे और वो ठीक भी हो गए थे। 2 दिन पहले ही अपने गांव सुमेरपुर चले गए। इतना सुनकर रमेश सुमेरपुर गांव की ओर चल पड़ा और वहां पहुंचकर उसकी मुलाकात दूसरे दूल्हे सुधीर से हो गई। सुधीर भैया, कैसे हो? अरे रमेश भैया, आओ आओ, मैं अब ठीक हूँ।
कई दिन तक बेहोश था। भला हो उन गांव वालों का जिन्होंने मेरी बड़ी सेवा की। आप कैसे हो और आपकी दुल्हन कैसी है? मेरी दुल्हन का भी पता नहीं चल रहा है। प्यारे दोस्त, दोनों दुल्हनें मेरे ही घर में हैं। चलो तैयार हो जाओ। अब तुम मिल गए हो, अपनी दुल्हन को पहचान लोगे। सुधीर खुश हो गया। रमेश सुधीर को लेकर अपने घर पहुंच गया। दोनों दुल्हनों को देखकर सुधीर भी अचंभित रह गया। पहली दुल्हन की याददाश्त खो चुकी थी और दूसरी कुछ बोल नहीं पा रही थी। रमेश, मैं भी अपनी दुल्हन को पहचानता नहीं हूँ। अभी अपनी ससुराल जाता हूँ। वहां से किसी को यहाँ लाने से दुल्हनों की पहचान हो पाएगी। सुधीर अपनी ससुराल जाकर अपनी पत्नी के भाई राकेश को लेकर आ गया। राकेश अपनी बहन देविका को पहचान गया। वो बोल नहीं पा रही थी। सुधीर को देखते ही उसके चेहरे के हाव भाव ही बदल गए और वो प्रसन्न हो गई। सुधीर ने कहा, मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। सुधीर मेरे भाई, आपको हार्दिक बधाई हो। आपको अपनी दुल्हन मिल गई और उनकी आवाज भी वापस आ गई। ये बड़ी खुशी की बात है। इतने में रमेश की दुल्हन राधा रमेश के पास आकर खड़ी हो गई। रमेश ने कहा, ये भी बड़ा अच्छा हुआ, मुझे मेरी दुल्हन भी मिल गई। हर दिन इन दोनों के बारे में और सुधीर के बारे में सोचता था। भगवान करे मेरी पत्नी की याददाश्त वापस आ जाए। रमेश मेरे भाई, भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। राधिका, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? हमारी नाव डूब गई थी, भगवान ने हमें बचा लिया। तुम्हें सब याद आ गया, मुझे पहचान लिया। ये बड़ी खुशी की बात है। हाँ, मुझे सब कुछ याद आ गया है। ये तुम्हारे पति हैं और ये मेरे पति हैं। राधा ये कहकर शर्माने लगी और दुल्हनों को उनके दूल्हे मिल गए। सभी लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। इसके बाद से वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।